हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। आज का सेशन जो है वो डिग्री ऑफ काइनेमेटिक्स के लिए है। ठीक है, डिग्री ऑफ काइनेमेटिक्स। और डिग्री ऑफ काइनेमेटिक्स के बारे में स्टार्ट करने के पहले हम डिस्कस कर चुके हैं डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी फॉर द बीम, फ्रेम एंड ट्रसेस। ठीक है, हम लोग प्रीवियस सेशन में जो है ट्रस कंप्लीट कर लिए थे, उसके क्वेश्चंस भी कर लिए थे। तो आज के सेशन में हम डिग्री ऑफ काइनेमेटिक्स को करते हैं। ठीक है, और ये हमारा जो टॉपिक है वो लास्ट टॉपिक होगा इस यूनिट का। इसके बाद हमारा जो है नेक्स्ट टॉपिक, हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं डिग्री ऑफ काइनेमेटिक्स। ठीक है, तो डिग्री ऑफ काइनेमेटिक्स क्या होता है? डिग्री ऑफ काइनेमेटिक्स क्या होता है? डिग्री ऑफ काइनेमेटिक्स। ठीक है, डिग्री ऑफ काइनेमेटिक्स। डिग्री ऑफ काइनेमेटिक्स को अगर समझना है, ठीक है, अगर डिग्री ऑफ काइनेमेटिक्स को मुझे समझना है तो ये एक सिंपल लैंग्वेज में, इसको एक सिंपल लैंग्वेज में हम ये बोल सकते हैं कि किसी भी स्ट्रक्चर में लोडिंग के कारण जब बेंडिंग आती है ना, जब लोडिंग के कारण क्या होता है, जब बेंडिंग आता है तो उसका, उस स्ट्रक्चर का हर एक जॉइंट कितने डायरेक्शन में मूव कर सकता है, उसे ही हम बोलते हैं डिग्री ऑफ काइनेमेटिक्स और डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, तो डिग्री ऑफ काइनेमेटिक्स बोलूं या फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम बोलूं, यहाँ पे दोनों का मतलब एक ही होगा। मैंने क्या कहा? मैंने बोला कि जब भी किसी स्ट्रक्चर पे लोडिंग आएगी तो लोडिंग के कारण उस स्ट्रक्चर में जो प्रेजेंट एवरी जॉइंट है ना, एवरी जॉइंट जिसमें वहां पे उस जॉइंट पे इंडिपेंडेंट नंबर ऑफ, वहां पे क्या हो सकता है, मूवमेंट हो सकता है। तो उस जॉइंट का जो मूवमेंट है वो क्या कहलाएगा? डिग्री ऑफ काइनेमेटिक्स होगा। ठीक है, वही क्या होगा? डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा। मतलब नंबर ऑफ अननोन जॉइंट डिस्प्लेसमेंट। अब अननोन क्यों बोला मैंने? क्योंकि मुझे नहीं पता कि वो किस डायरेक्शन में जा सकता है, मूव कर सकता है, बट मुझे ये जरूर पता है कि उसमें कितने नंबर ऑफ मूवमेंट आ सकते हैं। दो अलग अलग चीजें हैं। पहला ये कि किसी जॉइंट का मूवमेंट कितने डायरेक्शन में हो सकता है वो मुझे पता है। ठीक है, बट कौन से डायरेक्शन में एग्जैक्टली होगा किसी पर्टिकुलर लोड के कारण वो मुझे नहीं पता है। तो हमको यहाँ पे क्या करना होता है डिग्री ऑफ काइनेमेटिक्स में? डिग्री ऑफ काइनेमेटिक्स में मुझे निकालना है नंबर ऑफ अननोन जॉइंट डिस्प्लेसमेंट, जो कि हम उसका एनालिसिस करेंगे। क्या करने के लिए? स्ट्रक्चर का हम उसको एनालिसिस करने के लिए हम डिग्री ऑफ टोटल फ्रीडम कितना है, मूवमेंट कितना है, वो हम यहाँ पे निकालेंगे। तो इस बात को जो मैंने बोला है, ठीक है, उस चीज को एक बार हम लोग नोट करते हुए चलते हैं। नोट करते हुए चलते हैं कि क्या है डिग्री ऑफ काइनेमेटिक्स, क्या है डिग्री ऑफ काइनेमेटिक्स का मतलब क्या होता है? इट इज नंबर ऑफ अननोन जॉइंट displacement, number of unknown joint displacements are required for analysis of structure, ठीक है, स्ट्रक्चर is called डिग्री ऑफ काइनेमेटिक्स और डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, डिग्री ऑफ काइनेमेटिक्स और डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, मैंने क्या कहा कि ये क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ अननोन जॉइंट डिस्प्लेसमेंट होगा जो कि रिक्वायर्ड है फॉर द एनालिसिस ऑफ द स्ट्रक्चर। उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे डिग्री ऑफ काइनेमेटिक्स या फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम। मतलब इजी अगर लैंग्वेज में बात करें, इसका मतलब ये हुआ कि कोई स्ट्रक्चर लोडिंग के कारण कितने डायरेक्शन में उसका जॉइंट जो है मूव करने की कोशिश कर सकता है,
और हर एक जॉइंट का जो मूवमेंट होगा या फिर वहां पे मूवमेंट आने का जितना भी चांसेस होगा उसको अगर हम ऐड कर दें, उसको सम कर दें, तो वो हमारा क्या निकलेगा, नंबर ऑफ जॉइंट, नंबर ऑफ अननोन जॉइंट डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा वही। और उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ काइनेमेटिक्स कहते हैं। ठीक है, या फिर उसको क्या कहेंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम कहेंगे, दोनों चीज एक ही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है। जैसे मान लो मैंने कहा कि एक स्केल्टन है, स्केल्टन का मतलब पता है ना क्या होता है। अगर एक स्केल्टन है और स्केल्टन में नंबर ऑफ जॉइंट्स है, नंबर ऑफ जॉइंट्स प्रेजेंट है, तो वो किसी भी डायरेक्शन में क्या कर सकता है, मूव कर सकता है। ठीक है, वो किसी भी डायरेक्शन में क्या कर सकता है, मूव कर सकता है। तो अगर उसके मैंने मूवमेंट को नहीं रोका, फिक्स नहीं किया, तो वो तो बिल्कुल रुकेगा नहीं, है ना। मतलब कि उसमें मूवमेंट जो है होती रहेगी। तो उस स्केलेटन में नंबर ऑफ मूवमेंट्स हो सकते हैं, और उन नंबर ऑफ मूवमेंट्स को अगर मैं ऐड कर दूं तो वो क्या कहलाएगा, नंबर ऑफ मूवमेंट्स को अगर मैं ऐड कर दूं तो वो क्या कहलाएगा, डिग्री ऑफ काइनेमेटिक्स। ठीक है, वही क्या कहलाएगा, डिग्री ऑफ काइनेमेटिक्स। ये एग्जाम्पल के लिए था कि अगर स्केलेटन का अगर हम लोग एक एग्जाम्पल लें तो उसमें जो नंबर ऑफ मूवमेंट्स है बहुत ज्यादा है। ठीक है, बहुत ज्यादा जो है वहां पे मूवमेंट हो सकता है, स्लाइडिंग हो सकती है, बहुत सारी चीजें हो सकती है। तो उन सारे मूवमेंट्स को अगर हम ऐड कर दे तो वो क्या होगा, डिग्री ऑफ काइनेमेटिक्स कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अभी डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ अननोन जॉइंट्स जो है, जो नंबर ऑफ अननोन जॉइंट्स जो है वो कितने आ सकते हैं। ठीक है, कितने आ सकते हैं। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, हर एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर का अलग अलग एनालिसिस करना होगा। इसका मतलब क्या होगा कि मुझे पहले समझना होगा कि अगर कोई फ्रेम है तो फ्रेम में अगर कोई जॉइंट प्रेजेंट है तो उस कंडीशन में वहां पे नंबर ऑफ अननोन फोर्सेस कितने हो सकते हैं और कौन कौन से हो सकते हैं। ठीक है, कितने हो सकते हैं और कौन कौन से हो सकते हैं। और इसके बाद अगर मान लो वही प्लेन फ्रेम अगर 3 डायमेंशन में है तो वहां पे फिर नंबर ऑफ अननोन फोर्सेस कितने हो सकते हैं और कौन कौन से हो सकते हैं। ठीक है, इसके बाद ट्रस के लिए पढ़ेंगे। तो ट्रस का अगर 2D या फिर प्लेन ट्रस है तो वहां पे नंबर ऑफ अननोन फोर्सेस कौन कौन से होंगे और कौन से डायरेक्शन में होंगे। और साथ ही और हम लोग क्या करेंगे, साथ में स्पेस ट्रस का भी देखेंगे। तो फर्स्ट हम लोग क्या देखें, फर्स्ट हम लोग देखें इसका डेफिनेशन, कि डेफिनेशन ये क्या होता है। इट इज number of unknown joints, it is number of unknown joints displacement are required for analysis of the structure is called degree of kinematics। ठीक है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, unknown जॉइंट डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अननोन जॉइंट डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या, कि एक जॉइंट का डिस्प्लेसमेंट कितने डायरेक्शन में हो सकता है जो मुझे नहीं पता, वही क्या है, वही अननोन है। क्योंकि हमको नहीं मालूम कि वो किसी लोडिंग के कारण उसका जॉइंट जो है किस डायरेक्शन में जा सकता है, मूवमेंट किस तरफ हो सकती है, इसलिए वो अननोन है। तो टोटल नंबर ऑफ अननोन जॉइंट डिस्प्लेसमेंट जो होगा उस स्ट्रक्चर में, वही क्या कहलाएगा, डिग्री ऑफ काइनेमेटिक्स कहलाएगा। इसके बाद चलते हैं और लिखते हैं। ठीक है, डिग्री ऑफ काइनेमेटिक्स फॉर, डिग्री ऑफ काइनेमेटिक्स फॉर different type of joints, for different type of joints। ठीक है, डिग्री ऑफ काइनेमेटिक्स फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ जॉइंट्स, वो क्या क्या हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं टाइप ऑफ जॉइंट, यहाँ पे बना लेते हैं टाइप ऑफ जॉइंट। ठीक है, टाइप ऑफ जॉइंट, और यहाँ पे हो जाएगा डिग्री ऑफ काइनेमेटिक्स। टाइप ऑफ जॉइंट एंड नंबर ऑफ मूवमेंट्स, नंबर ऑफ मूवमेंट्स। ठीक है, तो ये हो गया डिग्री ऑफ काइनेमेटिक्स के लिए नंबर ऑफ मोमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग अलग अलग टेबल बना रहे हैं। ठीक है, ठीक है,
अब यहाँ पे सबसे फर्स्ट देखते हैं हम लोग यहाँ पे प्लेन ट्रस, 2 डायमेंशन या फिर सॉरी प्लेन फ्रेम, ठीक है, प्लेन फ्रेम। अब प्लेन फ्रेम मतलब क्या हुआ, प्लेन फ्रेम का मतलब क्या हुआ, ये बना लिया मैंने एक प्लेन फ्रेम, ठीक है, एक प्लेन फ्रेम बना लिया। और यहाँ पे इस प्लेन फ्रेम में इसमें कितने नंबर ऑफ जॉइंट्स प्रेजेंट है, यहाँ पे प्लेन फ्रेम में टोटल नंबर ऑफ जॉइंट्स कितने प्रेजेंट है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टोटल 4 नंबर ऑफ जॉइंट्स प्रेजेंट है, ये 1 2 3 और ये हो गया 4, ठीक है। टोटल यहाँ पे 4 नंबर ऑफ जॉइंट्स हमको दिख रहा है। तो हर एक जॉइंट में जो नंबर ऑफ डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, मतलब अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे इस जॉइंट पे, ठीक है, तो ये कैसा जॉइंट है, एक रिजिड जॉइंट है, ठीक है, ये कैसा जॉइंट है, एक रिजिड जॉइंट है। तो मैं लिख लेती हूँ यहाँ पे रिजिड जॉइंट, रिजिड जॉइंट। तो जब रिजिड जॉइंट का कंडीशन होगा तो उस कंडीशन में इस जॉइंट पे कितने डायरेक्शन में ये मूव कर सकता है, उस चीज को देखते हैं। यहाँ पे इसमें क्या होगा, यहाँ पे मूवमेंट अगर मैं बात करूं तो ये मूव कर सकता है एक्स डायरेक्शन में, ये मूव कर सकता है वाई डायरेक्शन में, और साथ ही इसमें आ सकता है रोटेशन, यहाँ पे आ सकता है रोटेशन, यहाँ पे आ सकता है रोटेशन, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे डेल एक्स, ये हो जाएगा डेल वाई, और ये हो जाएगा थीटा जेड, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो हर एक जॉइंट होगा, मीन्स जो रिजिड जॉइंट होगा, रिजिड जॉइंट में कितने कितने यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट्स आ सकते हैं। ये क्या हो सकता है, या तो ये जॉइंट जो है एक्स डायरेक्शन में मूव कर सकता है, या तो यहाँ पे वाई डायरेक्शन में हमको डिस्प्लेसमेंट दिख सकता है, या तो फिर मुझे क्या हो सकता है, यहाँ पे एक रोटेशन मिल सकता है। तो टोटल नंबर ऑफ रिजिड जॉइंट में कितने डिस्प्लेसमेंट मिले, टोटल 3 डिस्प्लेसमेंट मिले। और कौन कौन से मिले, वो थे डेल एक्स, वो है डेल वाई, और है थीटा जेड, ठीक है। तो ये हो गया 2D या फिर प्लेन फ्रेम के केस में, ये हो गया 2D या फिर प्लेन फ्रेम के केस में, जब यहाँ पे हमको रिजिड जॉइंट मिलता है प्लेन फ्रेम में, और हमको यहाँ पे रिजिड जॉइंट के केस में टोटल नंबर ऑफ अननोन फोर्सेस 3 होंगे, सॉरी अननोन डिस्प्लेसमेंट जो होंगे वो कितने होंगे, 3 होंगे। कौन कौन से, डेल एक्स, डेल वाई और और फाई जेड, सॉरी थीटा जेड, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद देखते हैं सेकंड, 3D या फिर स्पेस फ्रेम, ठीक है। तो 3D या फिर स्पेस फ्रेम के कंडीशन में कैसा होगा, कंडीशन देखते हैं कि अगर मान लो कि अगर ये एक स्पेस फ्रेम है, ठीक है, ये क्या है, एक स्पेस फ्रेम है, ये स्पेस फ्रेम है, और स्पेस फ्रेम का जो हर एक जॉइंट है, स्पेस फ्रेम का जो हर एक जॉइंट है, ठीक है, उस जॉइंट पे टोटल नंबर ऑफ जॉइंट जो जॉइंट का जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना मिल सकता है मुझे, वो मिल सकता है टोटल 6, ठीक है। ये भी कैसा जॉइंट है, रिजिड जॉइंट है, और इसमें टोटल नंबर ऑफ डिस्प्लेसमेंट मिल रहा है जॉइंट पे 6। कौन कौन से मिलेंगे, उसको देख लेते हैं। कौन कौन से मिलेंगे, एक मिलेगा हमको एक्स डायरेक्शन में, एक मिलेगा हमको वाई डायरेक्शन में, ये हो गया वाई डायरेक्शन, और एक मिलेगा हमको जेड डायरेक्शन में, ठीक है, एक्स वाई और जेड। यहाँ पे हो जाएगा डेल एक्स, ये हो जाएगा डेल वाई, और ये हो जाएगा डेल जेड, ठीक है। और साथ ही यहाँ पे क्या होगा, रोटेशन भी मिलेगा, तो रोटेशन मिलेगा डेल एक्स,
सॉरी थीटा एक्स, फिर थीटा वाई, और फिर क्या हो जाएगा थीटा जेड। तो टोटल यहाँ पे नंबर ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या क्या आ जाएगा, डेल एक्स, डेल वाई, डेल जेड एंड थीटा एक्स, थीटा वाई और थीटा जेड। तो टोटल यहाँ पे हमको मिल रहा है 6 नंबर ऑफ रिजिड जॉइंट। यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट आ रहा है वो कितना आ रहा है, टोटल 6 आ रहा है। ठीक है, टोटल जो है वो कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। तो इस कंडीशन में जो यहाँ पे जो देखा जाए, यहाँ पे जो टोटल मूवमेंट हो सकते हैं वो डायरेक्शंस हमको पता है। ठीक है, डेल एक्स, डेल वाई, डेल जेड, डेल एक्स, डेल वाई, थीटा जेड। और इस कंडीशन में 2D 3D फ्रेम के केस में टोटल 6 होगा, डेल एक्स, डेल वाई, डेल जेड, थीटा एक्स, थीटा वाई और थीटा जेड। ठीक है, इसके बाद देखते हैं ट्रस के कंडीशन में क्या होगा। ट्रस की कंडीशन में क्या होगा, ट्रस की कंडीशन में क्या होगा, थर्ड नंबर का हमारा क्या हो जाएगा, ट्रस। तो वो कैसा होगा, 2D या फिर प्लेन ट्रस, 2D या फिर प्लेन ट्रस। तो 2D या फिर प्लेन ट्रस के केस में, क्योंकि हमको पता है 2D या फिर प्लेन ट्रस के केस में हमको पता है कि वो क्या होता है, एक्सियल मेंबर होता है, वहां पे कोई रोटेशन आने के चांसेस नहीं होते हैं। तो जो हमको जो ट्रस में जो जॉइंट मिलता है वो कैसा जॉइंट मिलता है, पिन जॉइंट मिलता है। ठीक है, तो पिन जॉइंट के केस में डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो दो होगा, डेल एक्स और डेल वाई। ठीक है, डेल एक्स और डेल वाई। तो यहाँ पे लिख लेते हैं पिन जॉइंट, पिन जॉइंट, पिन जॉइंट क्या होगा, दो होगा, कौन सा, डेल एक्स एंड डेल वाई। ठीक है, डेल एक्स एंड डेल वाई। इसके बाद चलते हैं, इसके बाद चलते हैं थर्ड पे, 3D या फिर स्पेस ट्रस, 3D या फिर स्पेस ट्रस। तो यहाँ पे भी हमको पिन जॉइंट मिलेगा, बट यहाँ पे पिन जॉइंट में, यहाँ पे स्पेस ट्रस में पिन जॉइंट में हमको कितने मिलेंगे, टोटल 3 मिलेंगे। 3 जॉइंट डिस्प्लेसमेंट देखने को मिल सकता है। और वो कौन कौन सा होगा, वो कौन कौन सा होगा, लिख लेते हैं, डेल एक्स, डेल वाई एंड डेल जेड। यहाँ पे एंगल नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि ये एक एक्सियल मेंबर है और एक्सियल मेंबर का जो रोटेशन है वो परमिटेड नहीं होता। ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे देख लिए हम लोग, है ना, कि टोटल जो है नंबर ऑफ मूवमेंट्स कौन कौन सा होगा फॉर डिग्री ऑफ काइनेमेटिक्स डिफरेंट टाइप ऑफ जॉइंट के केस में। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ जॉइंट के केस में टोटल नंबर ऑफ मूवमेंट्स कौन कौन से होंगे। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पे 2D प्लेन फ्रेम के केस में 3 था, फिर क्या हुआ 3D के केस में कितना हुआ, टोटल 6 हो गया। और फिर जब 2D प्लेन ट्रस आया तो वहां पे पिन जॉइंटेड यहाँ पे 2 मिलेगा। और वहां पे हमको जब स्पेस ट्रस देखेंगे तो वहां पे हमको टोटल पिन जॉइंट जो है वो कितना मिलेगा, पिन जॉइंट जो है वो कितना मिलेगा, सिर्फ हमको मिलेगा 3। ठीक है, डेल एक्स, डेल वाई और डेल जेड। ठीक है, तो इसके बाद हम चलते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। इसी के अंदर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो कौन सा होगा, देख लेते हैं। तो डिग्री ऑफ काइनेमेटिक्स निकालने के लिए मेथड्स देखते हैं। ठीक है, मेथड्स के बारे में देखते हैं। और यहाँ पे हेडिंग डालते हैं, हेडिंग डालते हैं methods of डिग्री ऑफ काइनेमेटिक्स। ठीक है, डीके, इसको डीके से शो करते हैं। ठीक है, डीके से शो करते हैं। तो यहाँ पे हो गया डिग्री ऑफ काइनेमेटिक्स। और यहाँ पे सबसे पहला मेथड जो होता है वो एक कन्वेंशनल मेथड है, जो बेसिक मेथड है, जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हर एक जॉइंट पे जाके देखते हैं कि वहाँ पे कितनी मूवमेंट्स आ रही है। ठीक है, वहाँ पे कितनी मूवमेंट्स आ रही है। और हर एक जॉइंट पे हम जब डीके जब निकाल लेते हैं, मीन्स डिग्री ऑफ काइनेमेटिक्स निकाल लेते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, सबको सम करते हैं। अच्छा देखो, ये सेम मेथड
ये जो बेसिक मेथड है, ये बेसिक मेथड हम लोग डीएस में भी कैलकुलेट किए थे। डीएस में भी हम क्या कर रहे थे, मेथड ऑफ जॉइंट में हम लोग हर एक जॉइंट पे जाके क्या कर रहे थे, डीएस की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे थे। तो सेम यहाँ पे भी हम क्या करेंगे कि फर्स्ट मेथड हमारा क्या होगा, फर्स्ट मेथड हमारा क्या होगा जिसमें हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट डिग्री ऑफ काइनेमेटिक्स एट एवरी जॉइंट, एट एवरी जॉइंट, एट एवरी जॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम लोग डीके कैलकुलेट कर रहे हैं एट एवरी जॉइंट ऑफ द स्ट्रक्चर। ठीक है, स्ट्रक्चर के हर एक जॉइंट पे जाके हम कैलकुलेट कर रहे हैं डीके। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट मेथड हो गया, ये हमारा क्या है, बेसिक मेथड है, जिसको मैं क्या बोलूं, मेथड 1। ठीक है, मेथड नंबर 1। इसके बाद हमारा सेकंड मेथड क्या होगा, देखते हैं सेकंड मेथड क्या होगा। सेकंड मेथड देख लेते हैं, मेथड 2, सेकंड मेथड, मेथड, ठीक है, सेकंड मेथड। यहाँ पे ये कंक्लूजन है, जो सेकंड मेथड जो है ना, वो एक कंक्लूजन के फॉर्म में हमको एक फॉर्मूला बेस्ड इसको बना दिया है, और इसको हम देखेंगे कि फॉर्मूला क्या होगा और वो फॉर्मूला कैसे आया। ठीक है, सबसे फर्स्ट देखते हैं कि अगर अगर 2D या फिर इसको बोलते हैं प्लेन फ्रेम का जब केस होगा, प्लेन फ्रेम का जब केस होगा, तो उस केस में 2D या फिर प्लेन फ्रेम का जब केस होगा, 2D या फिर प्लेन फ्रेम का जब केस होगा, तो उस केस में डीके का फॉर्मूला क्या बनेगा, डीके का फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो, डीके इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 3J माइनस आर ई, 3J माइनस आर ई, 3J माइनस आर ई। ठीक है, 3J माइनस आर ई, वेयर J is number of joint, J is number of joints एंड RE जो है वो क्या है, एक्सटर्नल रिएक्शंस, एक्सटर्नल रिएक्शंस। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है, 3J माइनस RE। अब 3 क्यों है, ये 3 यहाँ पे कैसे आया, देखो, जब हम लोग अभी इसके पहले देखे, जब टोटल नंबर ऑफ डिस्प्लेसमेंट कितना आ सकता है, टोटल नंबर ऑफ जॉइंट डिस्प्लेसमेंट 2D प्लेन फ्रेम के केस में कितना आ सकता है, कि मैंने लिखा है यहाँ पे रिजिड जॉइंट होता है और यहाँ पे टोटल 3 होता है, डेल एक्स, डेल वाई और थीटा जेड। तो अगर सिर्फ और सिर्फ एक जॉइंट पे मुझे नंबर ऑफ जॉइंट डिस्प्लेसमेंट 3 मिल रहा है, तो अगर मुझे इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर का निकालना होगा, अगर पूरा का पूरा अगर स्ट्रक्चर का निकालना होगा, तो मैं क्या करूंगी कि अगर मुझे एक जॉइंट का डिस्प्लेसमेंट पता है, नंबर ऑफ जो जॉइंट डिस्प्लेसमेंट जो हो सकता है वो मुझे पता है, तो क्या कर सकते हैं हम, अगर उसको मैं टोटल नंबर ऑफ जॉइंट से मल्टीप्लाई कर दूं, अगर एक का पता है, टोटल का अगर निकालना है, तो टोटल जॉइंट से अगर मल्टीप्लाई कर दूं, तो वहां पे क्या निकल जाएगा, टोटल नंबर ऑफ जॉइंट डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ जॉइंट डिस्प्लेसमेंट। लेकिन इस टोटल जॉइंट डिस्प्लेसमेंट में जरूरी नहीं है कि हमको यहाँ पे पूरा का पूरा सिर्फ और सिर्फ इतने मूवमेंट्स मिलने वाले हैं, मतलब उतने जॉइंट का जो मूवमेंट है वो मिलने वाला है। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि वहां पे हम लोग सपोर्ट्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं, जो सपोर्ट है वो उस जॉइंट के मूवमेंट को रोक रहा है। तो अगर यहाँ पे टोटल जॉइंट डिस्प्लेसमेंट 3 × J है, तो उसमें हमको माइनस भी करना पड़ेगा सपोर्ट रिएक्शन। क्यों, क्योंकि अगर मान लो वहां पे टोटल 10 जॉइंट प्रेजेंट है, ठीक है, मान लो उस फ्रेम में टोटल नंबर ऑफ जो हमारा जो जॉइंट है वो टोटल कितना है, 10 है। तो अगर 10 है, तो 10 में मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई किया 3, मतलब 30। तो मतलब क्या हुआ कि 30 जो है वो टोटल अननोन जॉइंट डिस्प्लेसमेंट, मतलब वहां पे 30 डायरेक्शन में वो मूव कर सकता है। लेकिन उस स्ट्रक्चर में हम लोग क्या प्रोवाइड करे होंगे, सपोर्ट्स भी प्रोवाइड किए होंगे। वो सपोर्ट जो है वो क्या करेगा, उस जॉइंट के डिस्प्लेसमेंट को होने से रोकेगा। तो अगर मान लो वो टोटल जो है 10, अगर आर की वैल्यू अगर मान लो मेरी आ गई 10, ठीक है,
कहीं पे फिक्स है, कहीं पे हिंज है, कहीं पे रोलर लगा हुआ है, और मैं वहां से एक्सटर्नल रिएक्शन निकाल रही हूँ, वो आ गया मान लो 10। तो टोटल मूवमेंट जो हो सकते थे वो 30 थे, और यहाँ पे ये 30 था, ठीक है, ये क्या था 30 था, और यहाँ पे जो सपोर्ट हमारा जो रिएक्शन जो प्रोवाइड कर रहा है मान लो वो 10 है, तो अभी भी वो 20 अलग अलग डायरेक्शन में जॉइंट का मूवमेंट हो सकता है, वही हमारा क्या होगा, डीके होगा। ठीक है, एक बार इसको फिर से रिपीट करते हैं, एक बार इसको फिर से रिपीट करते हैं। ये जो 3 है, ये जो 3 है वो एक जॉइंट में होने वाले इंडिपेंडेंट डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा है। ठीक है, एक जॉइंट में होने वाले टोटल 3 अलग अलग डायरेक्शन में ये मूव कर सकता है, मीन्स डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा है। तो अगर मान लो कि एक स्ट्रक्चर मैंने बनाया और इस स्ट्रक्चर में सिर्फ और सिर्फ एक जॉइंट में ही हमको पता चल गया कि 3 डिस्प्लेसमेंट होता है, तो मुझे इस स्ट्रक्चर का टोटल मुझे पता करना है कि हर एक जॉइंट का डिस्प्लेसमेंट कितना हो सकता है, हर एक जॉइंट का डिस्प्लेसमेंट कितना हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टोटल 1 2 3 और ये 4, टोटल 4 जॉइंट प्रेजेंट है। तो अगर 4 जॉइंट प्रेजेंट है और एक जॉइंट का डिस्प्लेसमेंट 3 डायरेक्शन में हो रहा है, मतलब टोटल तो ये हो गया 12। तो हर एक जॉइंट का टोटल जो डिस्प्लेसमेंट अगर मैं सम कर रही हूँ तो वो 12 अलग अलग डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश कर सकता है। बट इसको रोकने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या प्रोवाइड किए हैं, यहाँ पे हम लोग इसको रोकने के लिए प्रोवाइड किए सपोर्ट। अब ये सपोर्ट क्या करेगा, ये सपोर्ट करेगा कि इस सपोर्ट को क्या करना पड़ेगा, इसको रोकने के लिए क्या करेगा, ये कुछ रिस्ट्रेनमेंट प्रोवाइड करेगा। तो रिस्ट्रेनमेंट प्रोवाइड करेगा तो ये जो जॉइंट है, ये जो जॉइंट है वो क्या करेगा, रुक जाएगा वहां पे। क्यों, क्योंकि ये फिक्स्ड सपोर्ट है, और फिक्स्ड सपोर्ट जो होता है कौन कौन से डायरेक्शन में रिएक्शंस देखता है, एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, और मूवमेंट में। ठीक है, और मोमेंट, और क्या देता है हमको, मोमेंट देता है। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ कि ना तो ये जॉइंट डेल एक्स जा पाएगा, ना यहाँ पे डेल वाई में मूवमेंट आएगा, ना ही यहाँ पे कोई रोटेशन आ पाएगा, थीटा भी नहीं आ पाएगा। क्यों, क्योंकि ये तीनों अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे इसको रोक देगा। ठीक है, कैसे, यहाँ पे देखो y, यहाँ पे हो जाएगा x, और एक आ जाएगा मूवमेंट। ठीक है, और इस जॉइंट में जो इसकी जो प्रॉपर्टी थी डेल एक्स, डेल वाई और थीटा जेड की, वो इन तीनों के जस्ट अपोजिट में ये सारी रिएक्शन इसको रोक देंगे। तो वैसे ही इस जॉइंट और इस जॉइंट पे टोटल रिएक्शन हो जाएगा हमारा 3 + 3 6, 3 + 3 6, तो टोटल इसका आंसर आ जाएगा 6। तो डी के यहाँ पे हो जाएगा 6। ठीक है, डी के यहाँ पे हो जाएगा हमारा 6। कैसे हुआ, क्योंकि ये डी के जो है वो अब हमारा सपोर्ट रिएक्शन को माइनस करने के बाद अभी भी इतने मूवमेंट्स यहाँ पे हो सकते हैं। ठीक है, होंगे, है ना। अगर जैसे ही लोड आएगा, लोड के डायरेक्शन के कारण 6 अलग अलग डायरेक्शन में यहाँ पे क्या हो सकता है, मूवमेंट हो सकता है। ठीक है, इस चीज को हम इस फॉर्मूले के थ्रू समझ सकते हैं। अब क्या होगा, अब अगर स्पेस फ्रेम आया तो क्या होगा, अगर स्पेस फ्रेम आएगा तो क्या होगा, यहाँ पे लिख लेते हैं सेकंड, 3D या फिर स्पेस फ्रेम, 3D या फिर स्पेस फ्रेम, 3D या फिर स्पेस फ्रेम। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, डी के इज इक्वल टू 6J माइनस आर ई, 6J माइनस आर ई। ठीक है, तो 6J माइनस आर ई, यहाँ पे 6 कैसे आया, 6 इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ जो मूवमेंट्स होंगे स्पेस की कंडीशन में एक जॉइंट का वो होता है 6, है ना। वो कितना होता है, 6 होता है, जो कि हम लोग इसके पहले देख लिए। कौन कौन सा होता है, डेल एक्स, डेल वाई, डेल जेड, थीटा एक्स, थीटा वाई एंड थीटा जेड। तो यहाँ पे इसलिए इसका फॉर्मूले में हम लोग क्या करें, 6 से मल्टीप्लाई किए टोटल नंबर ऑफ जॉइंट को, तो ये हमारा निकल गया टोटल नंबर ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो कि हो सकता है, और माइनस कर दिया सपोर्ट रिएक्शन जो उसको क्या कर रहा है, रोकने के लिए रिस्ट्रेनमेंट प्रोवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे आ जाएगा 6J माइनस आर ई। ठीक है, अब थर्ड चलते हैं ट्रस के केस में, ट्रस के केस में लिख लेते हैं 2D या फिर प्लेन ट्रस, 2D या फिर प्लेन ट्रस। ठीक है, तो 2D या फिर प्लेन ट्रस के केस में अगर हम देखें तो ये होता है
इसका फॉर्मूला हो जाएगा डी के इज इक्वल टू यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ डिस्प्लेसमेंट कितने हमको मिले थे एक जॉइंट पे ट्रस का, वो होता है 2। क्यों बताया था मैंने, रीजन था वो एक्सियल मेंबर है और वहां पे रोटेशन पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए वहां पे क्या होता है डेल एक्स और डेल वाई होता है। तो डेल एक्स और डेल वाई होता है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं डेल एक्स, सॉरी यहाँ पे लिख लेते हैं 2 × J -RE, ठीक है। इसको मैंने बॉक्स में इसको बंद कर दिया, तो ये हो गया 2J -RE। इसके बाद फोर्थ कंडीशन पे चलते हैं कि अगर हमारा 3D में ट्रस है तो उस कंडीशन में क्या होगा। 3D में अगर ट्रस है तो उस कंडीशन में क्या होगा, फोर्थ नंबर लिख लेते हैं 3D या फिर स्पेस ट्रस, 3D या फिर स्पेस ट्रस, ठीक है, 3D या फिर स्पेस ट्रस। तो इस कंडीशन में हमारे पास टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट या फिर जो टोटल नंबर ऑफ जो मूवमेंट होते हैं जॉइंट पे ट्रस का स्पेस ट्रस में, वो कितना होता है, 3 होता है। कौन कौन सा, डेल एक्स, डेल वाई और डेल जेड। तो यहाँ पे लिख लिया मैंने 3 × J -RE, ठीक है। और ये यहाँ पे हमारा क्या हुआ, सेकंड मेथड जो है वो कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो आज हम लोग अभी तक क्या क्या देखे, सबसे फर्स्ट डेफिनेशन समझे, ठीक है, डेफिनेशन समझे कि डिग्री ऑफ काइनेमेटिक्स क्या होता है। तो डिग्री ऑफ काइनेमेटिक्स क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ मूवमेंट्स, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ जॉइंट डिस्प्लेसमेंट्स, ठीक है, वही क्या होगा, डिग्री ऑफ काइनेमेटिक्स होगा। और इसके बाद हम लोग देखे कि किसी भी डिफरेंट टाइप ऑफ जॉइंट्स पे टोटल कितने मूवमेंट्स हो सकते हैं, ठीक है। तो पहला क्या देख रहे थे, रिजिड देखे थे। रिजिड में क्या होता है, 3 होता है, और अगर वो 2D है तो क्या होगा, 3 होगा। कौन कौन सा, डेल एक्स, डेल वाई और थीटा जेड। अगर वो 3D होगा तो 3D के केस में कितना होगा, डेल एक्स, डेल वाई, डेल जेड, थीटा एक्स, थीटा वाई, थीटा जेड। फिर हम लोग देखिए ट्रस के केस में कितना होता है, 2 होता है। कौन कौन सा होता है, डेल एक्स और डेल वाई। और अगर यही ट्रस 3 डायमेंशन में होगा तो कितना आया हमारा, वो हो जाएगा 3, डेल एक्स, डेल वाई और डेल जेड। तो उसके बेसिस पे ही जो है ये फॉर्मूला हमारा बना, ठीक है, उसके बेसिस पे ही हमारा फॉर्मूला बना। अभी तक में हम लोग यहाँ, आज हमारा लेक्चर नंबर 18 ये है, सॉरी 19 होगा, ठीक है। तो अभी तक के लेक्चर्स में हम लोग जितने भी टॉपिक कवर किए हैं उसमें कहीं पे भी हमको फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है। हमने हर एक फॉर्मूले को कैसे डिराइव किया गया है, कैसे वो फॉर्मूला आता है, हमने उस पर बात करी है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे भी हम लोग ये सीख लिए हैं कि ये फॉर्मूला कैसे बनता है, ठीक है, ये फॉर्मूला कैसे बनता है। इसके बाद अब एक एक क्वेश्चन लेते हैं और उसको क्या करेंगे, हम दोनों मेथड से सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है, दोनों मेथड से सॉल्व करके देखते हैं। फर्स्ट मेथड क्या बताया था, जो कि बेसिक मेथड है, जिसमें हमको हर एक जॉइंट पे टोटल नंबर ऑफ मूवमेंट्स निकालने होंगे, और उसके बाद सेकेंड मेथड के हिसाब से जो फॉर्मूला है उससे हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नोट करना, एग्जाम्पल देखते हैं, इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने नोट कर लिया एग्जाम्पल, और ये ड्रॉ कर लेते हैं एक फ्रेम, ठीक है। ये मैंने क्या किया, एक फ्रेम ड्रॉ किया, और इसका जो एंड है वो कैसा है, फिक्स्ड है, ठीक है, फिक्स्ड एंड है, ठीक है, ये फिक्स्ड एंड है। और इसमें मुझे बताना है, कैलकुलेट करना है डिग्री ऑफ काइनेमेटिक्स फ्रॉम बोथ मेथड्स, ठीक है, फ्रॉम बोथ मेथड्स। कौन कौन सा, फर्स्ट मेथड हमारा जो था बेसिक मेथड, और इसके बाद सेकंड जो था वो क्या था, जो फॉर्मूला बेस्ड था। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको हम क्या करते हैं, सबसे फर्स्ट यहाँ पे लिख लेते हैं डिग्री ऑफ, कैलकुलेट डिग्री ऑफ काइनेमेटिक्स, कैलकुलेट डीके, ठीक है। इसके बाद अब चलते हैं यहाँ पे फर्स्ट मेथड,
फर्स्ट मेथड, ठीक है। अब फर्स्ट मेथड जो हमारा है, जो कि एक बेसिक मेथड है, जो फर्स्ट मेथड है वो क्या है कि हमारा बेसिक मेथड है। और इस बेसिक मेथड के अकॉर्डिंग हमको हर एक जॉइंट का डिस्प्लेसमेंट या फिर मूवमेंट वो देखना है और सबको क्या करना है, सम करना है। तो उसके पहले मुझे समझना होगा कि हर एक जॉइंट पे कितना डिस्प्लेसमेंट आ सकता है। जॉइंट का डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, इस बात को देखना, जॉइंट का डिस्प्लेसमेंट। तो सबसे फर्स्ट इसको क्या करते हैं हम लोग, पहले इसको नेमिंग कर देते हैं, नंबरिंग कर देते हैं। यहाँ पे इसको मैंने बोला जॉइंट नंबर 1, ये 2 और ये 3 और ये 4, ठीक है, और ये 4। यहाँ पे फिर मुझे क्या करना होगा कि हर एक जॉइंट का पहले समझना होगा, हर एक जॉइंट का मुझे समझना होगा कि कितने मूवमेंट आ सकते हैं। सबसे फर्स्ट चलते हैं हम लोग जॉइंट 1 पे, जो कि क्या है, वहां पे एक फिक्स्ड सपोर्ट लगा हुआ है। तो जो जॉइंट 1 होगा, ठीक है, तो जो जॉइंट 1 होगा, वो जो जॉइंट 1 जो है, क्या यहाँ पे मुझे कहीं पे भी इस जॉइंट में मूवमेंट देखने को मिल सकता है क्या? बताओ, यहाँ पे कहीं पे भी मुझे मूवमेंट देखने को मिल सकता है क्या? क्योंकि एक रिजिड जॉइंट, ठीक है, एक रिजिड जॉइंट जो होता है, एक रिजिड जॉइंट जो होता है, मान लो कि एक रिजिड जॉइंट है, ठीक है, एक रिजिड जॉइंट है, उसमें मुझे 3 अलग अलग डायरेक्शन में क्या हो सकता है, मूवमेंट देखने को मिल सकता है। एक क्या बताया था, डेल वाई, एक बताया था डेल एक्स, और एक बताया था यहाँ पे रोटेशन, जो कि होगा डेल जेड। लेकिन ये जो फिक्स्ड सपोर्ट होता है, जो फिक्स्ड सपोर्ट होता है, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? इसकी प्रॉपर्टी होती है कि ये तीनों डायरेक्शन के आने वाले मूवमेंट को रोक के रख सकता है, मीन्स रिस्ट्रेनमेंट प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है। मतलब कि अगर यहाँ पे मैं बोलूँ तो रिएक्शन आ जाएगा आर वाई, यहाँ पे रिएक्शन आ जाएगा आर एक्स, और एक आ जाएगा यहाँ पे मूवमेंट, जो कि हो जाएगा एम जेड। तो देखो, यहाँ पे जो डेल एक्स होगा इसको तो कंट्रोल ये कर लेगा, ठीक है। यहाँ पे जो डेल वाई आने वाला था उसको ये आर वाई कंट्रोल करेगा, और ये जो रोटेशन आने वाला था इसको क्या करेगा, ये मूवमेंट जो है रोक लेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 1 है, जो जॉइंट 1 है, वहां पे मुझे जीरो डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, ठीक है, जीरो डिस्प्लेसमेंट मिलेगा जॉइंट का। तो इसलिए यहाँ पे मैं क्या करूंगी, यहाँ पे मैं लिख दूंगी, यहाँ पे लिख लेते हैं 1 पे, जॉइंट 1 पे मुझे कितना मिला, 0 मिला, ठीक है, 0 मिला। और इसके बाद देखना सेकंड पे चलते हैं, जॉइंट 2 पे चलते हैं। तो जॉइंट 2 पे यहाँ पे कोई भी सपोर्ट रिएक्शन प्रेजेंट नहीं है। तो जॉइंट 2 पे जो हमको रिजिड जॉइंट पे जितने भी हमको रोटेशन देखने को मिलते हैं या फिर ट्रांसलेशन देखने को मिलते हैं, वो कौन कौन से हो जाएंगे, डेल एक्स, डेल वाई और डेल जेड, सॉरी थीटा जेड, ठीक है। यहाँ पे लिख लेते हैं 2 2 2, ठीक है। इसके बाद देखिए थर्ड पॉइंट भी कैसा जॉइंट है, एक रिजिड जॉइंट है। थर्ड पॉइंट भी कैसा जॉइंट है, एक रिजिड जॉइंट है। तो रिजिड जॉइंट का अगर केस है, तो यहाँ पे जैसे हमारे पास जॉइंट 2 में जितने रोटेशंस मिले थे, जितने भी डिस्प्लेसमेंट देखने को मिले थे, उतना ही मुझे 3 पे भी मिलेगा। कौन कौन सा मिलेगा, डेल एक्स 3, डेल वाई 3 और डेल थीटा जेड 3, ठीक है, थीटा जेड 3। इसके बाद चलते हैं जॉइंट 4 पे। जॉइंट 4 पे 4 जो है ये फिर से सेम 1 की तरह कंडीशन है। क्यों? क्योंकि जॉइंट जो है वो क्या है, रिजिड है, 3 डायरेक्शन में मूव कर सकता है, बट ये जो सपोर्ट है वो उसको तीनों डायरेक्शन से रोक के रखेगा। तो यहाँ पे मुझे कोई भी जॉइंट का डिस्प्लेसमेंट नहीं मिलेगा। तो टोटल नंबर ऑफ मूवमेंट्स, इस स्ट्रक्चर का टोटल नंबर ऑफ मूवमेंट्स कितने हो जाएंगे, इसको काउंट कर लो, 3 और 3 टोटल 6। तो ये जो हमारा स्ट्रक्चर है वो टोटल 6 डायरेक्शन में क्या कर सकता है, मूव कर सकता है। और यही इसका क्या हो जाएगा, डीके हो जाएगा, ठीक है, यही क्या हो जाएगा, इसका डीके हो जाएगा। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ काइनेमेटिक्स में टोटल जो आ जाएगा 6, कौन कौन सा हो जाएगा, डेल एक्स 2, डेल एक्स, डेल वाई 2, थीटा जेड 2 एंड डेल एक्स 3, डेल वाई 3 एंड थीटा जेड 3।
ये हमारे पास इतने मूवमेंट्स जो है देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 6, यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 6। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा 6। ये हमारा फर्स्ट मेथड है और ये क्या कन्वेंशनल मेथड है। हमने क्या किया, हर एक जॉइंट पे, टोटल 4 जॉइंट था, हर एक जॉइंट पे क्या किए हम लोग, वहां पे जाके उसका रोटेशन, उसका डिस्प्लेसमेंट, मूवमेंट, सब चीज हम लोग चेक किए। तो यहाँ पे हमको सिर्फ और सिर्फ जो सेकंड और थर्ड जो जॉइंट था वहां पे ही हमको क्या मिला, यहाँ पे और सिर्फ यहाँ पे ही हमको क्या मिल सकता है, वहां पे रोटेशन मिल सकता है। क्यों? क्योंकि 1 और 4 पे तो क्या किया, रिएक्शंस जो है वो पहले से प्रेजेंट है, जो उसको क्या करें, काउंटरैक्ट कर दिया। ठीक है, तो इसके बाद ये फर्स्ट मेथड से हमारा डीके का वैल्यू कितना आ गया, 6 आ गया। अब सेकंड मेथड पे चलते हैं, सेकंड मेथड पे चलते हैं, सेकंड मेथड पे चलते हैं। सेकंड मेथड के अकॉर्डिंग जब हमारा 2D या फिर प्लेन फ्रेम था, तो हम लोग इसका फॉर्मूला देखे थे, क्या था, डी के इज इक्वल टू 3J माइनस आर ई। तो यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, 3 इंटू नंबर ऑफ जॉइंट्स कितने थे, 4 थे, नंबर ऑफ जॉइंट्स कितने थे, 4 थे यहाँ पे, है ना, 1 2 3 4। और नंबर ऑफ रिएक्शंस कितने हैं, 3 और 3, टोटल कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जॉइंट 4 है, माइनस नंबर ऑफ रिएक्शन कितने, 6 है, 6 है। तो ये हो जाएगा 12 माइनस 6, टोटल हो जाएगा 6, टोटल हो जाएगा 6। ठीक है, तो डी के इज इक्वल टू आ गया 6। ये क्यों, ये फॉर्मूला जो है, अभी ये क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम था, इसलिए इसके आंसर्स जो है ना, इसमें हमको कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिल रहे, आंसर्स मैच कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, जैसे ही हमारे पास कुछ कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर आएगा, वो ये जो फॉर्मूला है वो यहाँ पे वर्क नहीं करेगा, तो उस कंडीशन में हमको बेसिक मेथड पे ही जाना पड़ेगा, है ना। जैसे हम लोग देखे थे डीएस का, ठीक है, उसमें भी हमको क्या हुआ था, हम लोग टोटल 4 मेथड पढ़े थे, लेकिन चारों मेथड में सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट मेथड एक ऐसा मेथड था जो कि बेसिक मेथड था और वो हर जगह एप्लीकेबल था। सेम यहाँ पे भी ऐसा ही होगा। अभी ये जो प्लेन फ्रेम है वो बहुत ही सिंपल प्लेन फ्रेम था, इसलिए यहाँ पे कोई इशू नहीं हुआ, आंसर जो दोनों के सेम आए। ठीक है, लेकिन जैसे ही हमारे पास थोड़ा सा डिफिकल्ट स्ट्रक्चर होगा, यहाँ पे कोई सपोर्ट लगा होगा या फिर ये क्या होगा, डबल स्टोरी फ्रेम होगा, तो उस कंडीशन में हमको कभी कभी फॉर्मूला जो है हमको आंसर गलत देता है, इसलिए वहां पे फिर हम बेसिक फॉर्मूले से ही जाएंगे। ठीक है, तो ये देखिए दोनों के केस में हमको आंसर कितना मिला, 6 मिल गया, 6 इसका आंसर जो है हमको दोनों के कंडीशन पे मिला है। तो यहाँ तक हम लोग देख लिए। ठीक है, इसके बाद हमारा एक टॉपिक आता है जो कि होता है कि अगर मेंबर्स जो है, वो क्या है, इनएक्सटेंसिबल है। अगर इनएक्सटेंसिबल का जब कंडीशन आएगा, तो उस कंडीशन में हम लोग डीके कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस चीज को हम लोग नेक्स्ट सेशन में समझेंगे। ठीक है, और इनएक्सटेंसिबल का मतलब क्या होता है, और इसके बाद इसके कारण हमारा क्या कैलकुलेशन का जो प्रोसीजर है वो कितना डिफरेंट होगा, आंसर कितने डिफरेंट आएंगे, इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट सेशन में क्वेश्चंस के थ्रू देखेंगे। ठीक है, तो आज के सेशन में यहीं तक एंड करते हैं। थैंक यू।